पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, नमस्कार। मैं अपने इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जो कि हमने अपनी पिछली क्लासों के अंदर बात की थी अनुच्छेद 1 से लेकर के 300 तक। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 301 से लेकर के 395 तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, हो जाइए तैयार। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 से लेकर के 395 तक। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। भाग 13 तो देखो अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वहीं आप देखोगे अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है। 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन किया गया है। 304 में राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन किया गया है। वहीं आप देखोगे 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति की गई है। वहीं 306 को निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इसमें अति महत्वपूर्ण है 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये देख रही हैं हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि आपको अच्छी तरीके से तैयार करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। उसके आगे देखो अनुच्छेद 307, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान करता है। उसके बाद में भाग 14 जो कि आप देखोगे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो कि हम कह सकते हैं यूपीएससी, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। भाग 14 प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा आपको ये मान के चलना चाहिए, कह के चलना चाहिए कि मेरी हिम्मत को कम मत आंको, मैं वो हूं जो टूटे धागों को जोड़कर ख्वाब बुन लेता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपने अंदर जोश, जज्बा और जुनून रखो, जीत के लिए हौसला रखो। कहा जाता है ना कि तू चाहे तो हौसलों से रुखे तस्वीर मोड़ दे, डगमग नाव किस्मत की बुलंदियों से जोड़ दे, लक्ष्य हो अटल कदम मिलाकर चल, सफलता कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 308 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 14 में अध्याय भी बनाए गए हैं। पहला अध्याय है सेवाओं से संबंधित, जिसके अंदर अनुच्छेद 308 में का है निर्वाचन, 309 में का है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों का उल्लेख किया गया है। वहीं 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि बताई गई है। वहीं 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना आदि संबंधी प्रावधान है। वहीं 312 वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख कहां पे है? अनुच्छेद 312 में है। वहीं आप देखो 312 के कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसहन
करने की संसद की शक्ति का उल्लेख है। वहीं 313 संक्रमणकालीन उपबंध बताई गई हैं। वहीं 314 को निश्चित कर दिया गया है। तो इसके अंदर 312 जरूर तैयार कर लेना अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में अध्याय 2 लोक सेवा आयोग 315 के अनुच्छेद में कहा है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। वेरी 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 मोस्ट है अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। उसके बाद में 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि जो कि संघ या राज्य या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होंगे ना, जैसे कि हम कह सकते हैं यूपीएससी, जॉइंट पीएससी और वहीं आप देखोगे स्टेट पीएससी, इन तीनों का उल्लेख है इसके अंदर और उनके सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि कार्यकाल क्या होगा उनका उल्लेख है 316 में। वहीं आप देखो 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना उसका उल्लेख किया गया है। वहीं 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति है। वहीं 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिबंध है। वहीं आप देखो 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य बताए गए हैं। 320 में अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों का विस्तार करने की शक्ति का उल्लेख है और वहीं 322 में लोक सेवा आयोग के वे खर्चा बताया गया। वहीं 323 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन याद रखना राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये अति महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में देखो आगे भाग 14 के अधिकरण जो कि बाद में जोड़ा गया था, मूल संविधान में नहीं था ये। उसके अंदर देखो अनुच्छेद 323 के प्रशासनिक अधिकरण संबंधी है। वहीं 323 के अन्य विषयों के लिए अधिकरण की व्यवस्था करता है। उसके बाद में अति महत्वपूर्ण भाग 15 निर्वाचन इलेक्शंस, ध्यान देना, जो कि अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन चुनाव आयुक्त से संबंधित अनुच्छेद 324। वहीं 325 में धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उनके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना संबंधी प्रावधान दिया गया 325 के अंदर। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। तो हमारा वयस्क मताधिकार का उल्लेख कहाँ है? 326 में है, जो कि मूल संविधान में तो वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष रखी थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 राजीव गांधी सरकार के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई वयस्क मताधिकार की आयु प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 327 विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है। वहीं 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति का भी उल्लेख किया गया है। वहीं 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है और 329 के निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो ये आपने देखा भाग 15 निर्वाचन से संबंधित।
निर्वाचन से संबंधित है, इसे तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। के बाद में भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। यह भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय संविधान के अंदर कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध कर रखे हैं, जैसे कि अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। वहीं 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, लेकिन इनका कार्यकाल अब नहीं बढ़ाया गया है। वहीं 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। वहीं आप देखोगे अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, जो अब नहीं बढ़ाया गया है, 2020 से 30 तक नहीं है इनका कोई प्रतिनिधित्व। वहीं 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहना, यहाँ 60 की जगह अब 80 कर दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना इस बात पे, अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, जो कि आप देखो निर्वाचन संबंधी कुछ वर्गों के विशेष जो कि उपबंध है उनसे संबंधित। उसके बाद में है अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 में लिखा है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। वहीं 336 में कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। वहीं 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध कर रखे हैं। वहीं आप देखोगे अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अति महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो कि हम कह सकते हैं एससी आयोग। 338 क में नए अनुच्छेद 338 क का अंतःस्थापन अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग, एसटी आयोग। वहीं 338 ख में ओबीसी आयोग भी जोड़ दिया गया है। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 338 में एससी आयोग, 338 क में एसटी आयोग और 338 ख में बी के अंदर आप देखोगे राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। उसके बाद में 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण बताया गया है। वहीं 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, जैसे कि 1953 में काका कालेकर आयोग बनाया गया था। वहीं 1978 में मंडल आयोग बनाया गया था। उसके बाद में अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां, उसमें कौन कौन सी जातियां शामिल होगी, कौन करेगा, उससे संबंधित विधि कौन बनाएगा, उनका उल्लेख किया है। वहीं 342 में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और इसी के अंदर 342 में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी की जातियों से संबंधित प्रावधान है, तो इन्हें तैयार कर लेना। अनुच्छेद 338 भी महत्वपूर्ण है, 338 क और ख भी महत्वपूर्ण है और 340 भी महत्वपूर्ण है, तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में भाग 17 राजभाषा, इसके अंदर भी अध्याय बनाए गए हैं, जैसे कि अध्याय 1 संघ की भाषा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। वहीं आप देखोगे 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। वहीं अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं बताई गई है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं किसमें, 345 के अनुच्छेद में। वहीं 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। वहीं आप देखोगे अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली
जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो भाग 17 हम देख रहे हैं राजभाषा से संबंधित है, तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों हाई कोर्टों आदि की भाषा का भी उल्लेख किया गया है संविधान के अंदर। वहीं आप देखोगे अनुच्छेद 348 बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियों अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बताई गई है। वहीं आप देखोगे अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। तो इसे भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद, उसके आगे देखो आगे अनुच्छेद 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं कौन से अनुच्छेद में है? 350 क में। उसके बाद में 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की व्यवस्था करता है। वहीं 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश की व्यवस्था करता है। और उसके बाद में भाग 18 अति महत्वपूर्ण, वेरी 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 मोस्ट है, ध्यान रखना, आपात उपबंध, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आपातकाल किन स्थितियों में लगेगा, कैसे लगेगा, उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 352 में। वहीं आप देखोगे अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा, उसका प्रावधान किया गया है। वहीं 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के विवरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। उसके बाद में 355 के अनुच्छेद में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य कहाँ पे? अनुच्छेद 355 में है, कर्तव्य बताया है संघ का। उसके बाद में 356 वेरी वेरी मोस्ट है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 356 जिसे हम राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना बताते हैं। 357 में अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग बताया गया है। वहीं 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन बताया गया है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन बताया गया है। अनुच्छेद 359 के अंदर, जो कि अनुच्छेद आप देखोगे 20 और 21 आपातकाल में निलंबित नहीं होंगे और सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। और निलंबित कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद में अनुच्छेद 359 के निश्चित कर दिया गया। और उसके बाद में अनुच्छेद 360 अति महत्वपूर्ण है, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध करता है। तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि ये अनुच्छेद बार बार कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। तो इन्हें तो प्यारे विद्यार्थियों जरूर तैयार करना। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को अच्छी तरीके से तैयार कर लो
आगामी भविष्य में जो भी आप कंपटीशन दोगे, जो भी आप पेपर दोगे, उसके अंदर वो अनुच्छेद आपको जरूर मिलेंगे। क्योंकि जहां भारतीय राज व्यवस्था होगी, जीके सामान्य नॉलेज होगा, वहां पे अनुच्छेद से जुड़े हुए क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होगी। तो वहां आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए आप अच्छी तरीके से अनुच्छेदों को तैयार कर लो, अपनी नोटबुक में लिख लो अति महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उनको, और बार बार उनका दोहन करो। उसके बाद में देखो आपके किस तरीके से अनुच्छेद तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद में देखो भाग 19 प्रकीर्ण है, याद रखना, जो कि 361 के अनुच्छेद में राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुखों का संरक्षण दिया गया है। कहने का मतलब उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं होगा, वो न्यायालय में पेश नहीं होंगे। और ये भी देखो कि राज प्रमुखों का आज भी भारतीय संविधान के अंदर राज प्रमुख शब्द उल्लेखित है। यहाँ 3 पदाधिकारी है, राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज प्रमुख। उसके बाद में अनुच्छेद 361 के संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्रवाइयों के प्रकाशन का संरक्षण भी किया गया है इसके अंदर। वहीं 361 के लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हताएं बताई गई है। वहीं 362 निश्चित कर दिया गया है। 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। तो इसमें 361 जरूर तैयार कर लेना, जो कि अति महत्वपूर्ण है। 361 इसे जरूर तैयार करना है। उसके आगे देखो अनुच्छेद 363 के विदेशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यताओं की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत, जो पृथ्वी पर विशेष अधिकार जो दिया गया था उसका अंत कर दिया गया अनुच्छेद 363 के में। वहीं 364 में महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध करता है, नोट करना इसको भी। उसके बाद में 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, उस समय भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है राज्य में। वहीं आप देखो 366 परिभाषाएं दी गई है, जो भी भारतीय संविधान के अंदर क्लिष्ट शब्द है ना, उनको 366 के अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, चाहे वो एंग्लो इंडियन की परिभाषा हो, चाहे अन्य किसी भी महत्वपूर्ण शब्द की परिभाषाएं हो। वहीं 367 निर्वचन किया गया है। और उसके बाद में भाग 20 अति महत्वपूर्ण संविधान का संशोधन, जिसका नाम रखा है वेरी 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 मोस्ट है, याद रखना, जो कि भाग 20 अनुच्छेद 368 एक ही है, वेरी 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 मोस्ट है। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया बताई गई है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार से संशोधन होगा। ये 368 के अनुच्छेद में कहा है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया बताइए। भाग 20 जिसका नाम रखा है संविधान का संशोधन। उसके बाद में भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की व्यवस्था करता है। भाग 21 जिसके अंदर कई राज्यों को ये मानो कि विशेष दर्जा दिया गया है। देखो इसमें कौन कौन से राज्य हैं। देखो इसके अंदर 369 में कहा है, राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानो वे संवर्ती सूची के विषय हों। उसके बाद में 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, जो कि अब नहीं है, इसके कुछ प्रावधान हटा दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को जो विशेष दर्जा मिला हुआ था अनुच्छेद 370 के तहत, जो 35 के या ए के तहत विशेष बातें थी, उनको 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। तो 370 में किसका उल्लेख है? केवल जम्मू कश्मीर राज्य का। वहीं आप देखो ये 371
इसके अंदर 11 राज्यों को विशेष उपबंध दिया गया है। जैसे कि क्रम से ध्यान देना, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है 371 में। अब 371 के पार्ट बांट दी गई। 371 क या फिर ए भी कह सकते हो, नागालैंड राज्य के संबंध में उपबंध किया गया है। वहीं 371 ख जो कि बी भी कह सकते हो, असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 घ जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। वहीं 371 अड़ आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, इसे नोट करना। जो कि यहाँ पर केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी बात संविधान में लिख दी गई है। तो इन राज्यों को तो जरूर तैयार करना क्रम से। उसके बाद में देखो आगे 371 सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, ये बाद में जोड़े गए हैं सभी, ध्यान देना। हिंदी अल्फाबेट में भी तैयार कर लेना, अंग्रेजी अल्फाबेट में भी तैयार कर लेना। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसलिए इसे नोट करना जरूर। 371 में सिक्किम को, 371 में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 में अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 में जो कि कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। वहीं 372 तो कहने के लिए यहां तक तैयार कर लेना। 371 में कितने राज्य हो जाएंगे, याद रखना 11। 70 में एक जम्मू कश्मीर, उसके बाद में देखो 11 महाराष्ट्र 1, गुजरात 2, नागालैंड 3, असम 4, मणिपुर 5, आंध्र प्रदेश 6, सिक्किम 7, मिजोरम 8, अरुणाचल प्रदेश 9, गोवा 10 और कर्नाटक 11। ये 11 राज्य जरूर तैयार करने हैं और वो भी क्रम से तैयार करने हैं, क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो तैयार कर लेना इसको। उसके बाद में अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवर्तन बने रहना और उनका अनुकूलन। वहीं 372 के विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया है। वहीं 373 में निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है, तो इन्हें जरूर तैयार करना। भाग 21 के अंदर जो राज्य दिए गए हैं जिनको विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है, उन्हें तो जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अनुच्छेद 374 फेडरल न्यायालय के कहने का मतलब संघीय न्यायालय जो 1935 के अधिनियम के तहत बना था 1937 में, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सह परिषद हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्रवाइयों के बारे में उपबंध है कि वो सब काम है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित हो जाएंगे। फेडरल कोर्ट का जो भी काम है, जो भी कार्रवाई है, जो भी न्यायाधीश है, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये व्यवस्था है 374 में। वहीं आप देखोगे 375 में संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का करते रहना कि वो कार्य करते रहेंगे। उसके बाद में अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध, जो कि उच्च न्यायालय पहले थे भारत में आजादी से पहले, वही आजादी के बाद में संविधान के अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे। उसके बाद में अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध होगा। जो पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्य करता था, वही नए अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 148 से 151 में जो व्यवस्था की है ना, वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक वही काम करेगा जो 377 में ये प्रावधान कर दिया गया। 378 लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध, कहने का मतलब ये कि ये आजादी से पहले की जो व्यवस्था है ना, उनका यहाँ उल्लेख कर दिया और उसको नई जगह स्थानांतरित कर दिया कि वो नए तरीके से
काम भी इसी के अनुसार करेंगे। आजादी के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी। उसके बाद में अनुच्छेद 368 जो कि लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध, उसके बाद में अनुच्छेद 368 के आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध भी कर रखा है संविधान में। उसके बाद में 379 से 391 तक निरसित कर दिए गए, हटा दिए गए, क्योंकि उस समय की व्यवस्था थी उसके अंदर। अब ये अनुच्छेद सक्रिय नहीं है। उसके बाद में 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो अब देखेंगे हम भाग 22 जो कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो कि अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम, भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम होगा भारत का संविधान। भारतीय संविधान का शीर्षक क्या होगा? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहीं आप देखोगे 394 प्रारंभ, इसका प्रारंभ कब होगा? तो ध्यान रखना, इसका प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को होगा। हालांकि तुरंत प्रभाव से 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। तो 26 जनवरी 1950 कहां पे उल्लेखित है? तो याद रखना 394 के अनुच्छेद में है। और वो 16 अनुच्छेद जो तुरंत प्रभाव से लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को, उन 16 अनुच्छेदों का भी उल्लेख 394 में किया है, जबकि 26 नवंबर 1949 का उल्लेख प्रस्तावना या उद्देशिका में किया है दोस्तों। उसके बाद में 394 के हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ का भी उल्लेख किया गया है, और वहीं 395 निरसन कर दिया गया है। तो इन तीनों को तो जरूर तैयार कर लेना। 395 में कहा है कि 1935 भारत शासन और 1947 भारत स्वतंत्रता या स्वाधीनता अधिनियम है ना, इन दोनों को निरसन किया जाता है। अब भारत का जो शासन है वो नए संविधान के अनुसार चलेगा, न कि 1935 और 1947 के अधिनियम के तहत उनको क्या किया जा रहा है? निरसन किया जा रहा है। तो इस बात का उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 395 के अंदर आप देखोगे 1935 भारत शासन अधिनियम और 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम का भी उल्लेख किया है, नाम दिया गया है। तो ये जरूर तैयार करना। 393 छोटे अनुच्छेदों में से एक माना जाता है, जबकि सबसे छोटा तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 52, जिसमें लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हालांकि इसमें केवल संक्षिप्त नाम बताए कि भारतीय संविधान का शीर्षक होगा भारत का संविधान। 394 में प्रारंभ है और 395 में निरसन है। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जो कि हमने 1 से लेकर के 395 तक क्रम से और शब्द से किस तरीके से भागों में डिवाइड किया गया है अनुच्छेदों को, उन सब के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है। पूरी उम्मीद है मेरे को, आपसे ये आशा भी है मेरे को कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इन चारों क्लासों को एक साथ देखते हुए आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप देखोगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी सिस्टम के बारे में आपको बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा अगर आप इन अनुच्छेदों को अच्छी तरीके से तैयार करोगे तो प्यारे विद्यार्थियों। और मैं बार बार कहता हूं, कभी जीवन में हार मत मानना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो अपने मन में ठान लो कि हमें जीतना है। अगर आपने ठान लिया तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा ये मानो आगे बढ़ते रहो और अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। इसी के साथ
अंत में कहना चाहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपना भी ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना तो मत भूलना। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर देवें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे लिए इतना काम तो कर ही सकते हो कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों।